गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है ये कल वाली क्लास में हम देख चुके हैं। प्रॉफिट में किस तरह के एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, रेक्टिफिकेशंस कैसे किए जाते हैं, गलतियों को सुधारा जाता है, नॉर्मल बिजनेस इनकम तक पहुंचने के लिए एबनॉर्मल इनकम्स को हटाया जाता है, एबनॉर्मल लॉसेस को रिवर्स किया जाता है और ऐसी इनकम्स को भी रिवर्स किया जाता है जो हम बिजनेस से नहीं कमा रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो ये सारी बातें कल वाली क्लास में हम कर चुके हैं और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम आज वाली क्लास से शुरू करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सेकंड मेथड है गुडविल के कैलकुलेशन की, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है जिससे हम गुडविल अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे वो एक अच्छी मेथड नहीं है। अब ये अच्छी मेथड क्यों नहीं है? जो उसका डिसएडवांटेज है वो ही सुपर प्रॉफिट मेथड का एडवांटेज है। ध्यान से समझिएगा, गुडविल का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, हमारी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है और इसीलिए कोई फर्म में हमारे पार्टनर ज्वाइन करता है तो हम उससे पैसे चार्ज करते हैं, मतलब अपना शेयर बेचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कमाते आए हैं अभी तक और फ्यूचर में भी हम कमा सकते थे जिसका कुछ हिस्सा हमने सेल कर दिया। अब समझिएगा बात को, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनके पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स हैं 2017-18 40,000 रुपए, देन 2018-19 60,000, 2019-20 76,000 एंड 2021 84,000। इस तरह से 4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है ए और बी के, और सी के एडमिशन के टाइम पे हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अब समझिए हमने अभी तक क्या किया है, हमने इन चारों का टोटल लगाया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 40-60 1 लाख, 1 लाख प्लस 160 2,60,000 टोटल आ गया, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 65,000। मतलब पिछले 4 सालों में ऑन एन एवरेज हमने 65,000 रुपए कमाए हैं। अब इसी को बेस बना के हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, जबकि गुडविल का मतलब होता है हमारी मार्केट में रेप्यूटेशन कैसी है। तो रेप्यूटेशन कैसी है मतलब ये कि हम मार्केट में बाकी लोगों से बेहतर हैं, तभी तो हमारी गुडविल होगी। मतलब ये कि अगर कोई फर्म लॉस में जा रही है तो कहीं ना कहीं जो लॉस आ रहा है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आ रहा होगा, जिसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ऐसे केस में अगर किसी फर्म का लॉस आ रहा है तो मतलब उसकी गुडविल नहीं हो सकती है। गुडविल प्रॉफिट से तो रिलेट कर ली हमने, लेकिन क्या सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना और उसी के बेसिस पे ये डिसाइड करना कि हमारी मार्केट में इमेज अच्छी है, ये सफिशिएंट है क्या? देखिए यहाँ पे 65,000 है, इस 65,000 के बेसिस पे हम गुडविल का कैलकुलेशन डेफिनेटली कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक कॉम्पिटिटिव फर्म है जिसका बिजनेस भी सेम ही है, हमारे जैसा ही है, उसका साल भर का एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000 रुपए, तो जब तक हम इसको आइसोलेशन में देख रहे थे, मतलब सिर्फ इसी को देख रहे थे 65,000 रुपए को, तब तक तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये बेस दिख रहा था गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। लेकिन जैसे ही हमने 1,50,000 रुपए को देखा तो हमें ये प्रॉफिट सही नहीं लगा, ये प्रॉफिट हमें कम लगा। मतलब अब हम गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करें? यहाँ पे तो ये फर्म बेहतर दिख रही है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है ये कंपैरिजन करता है। किसका कंपैरिजन करता है? जिस फर्म की गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस फर्म का प्रॉफिट जो है वो इंडस्ट्री प्रॉफिट से ज्यादा है या नहीं है। अगर ज्यादा नहीं है तो ऐसे केस में गुडविल हो जाएगी 0। मतलब ये कि अगर ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री कमा रही है 1,50,000 रुपए और हम कमा रहे हैं केवल 65,000 रुपए, तो ऐसे केस में यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन होगा ही नहीं, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 0। कौन सी मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि अभी तक जो हमने नहीं किया था वो अब हम करेंगे और वो बहुत जरूरी है। कंपैरिजन करेंगे अपना इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि जिसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा मार्केट में इमेज भी उसकी ही अच्छी होगी ना, और उसी को कहीं ना कहीं राइट होना चाहिए कि अगर वो किसी को एडमिट कर रहे हैं तो बदले में एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करें। जबकि अगर कोई फर्म लॉस मेकिंग है या फिर मार्केट का जो नॉर्मल इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है उससे कम
वो कमा रहे हैं, तो ऐसे केस में उनकी खुद की इमेज अच्छी नहीं है, तो ऐसे केस में वो नए पार्टनर से जो चार्ज करेंगे वो कैसे पैसे चार्ज करेंगे, या तो फिर उन्हें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से तो वो फेल हो जाएंगे, गुडविल निकलेगी ही नहीं, पर फिर भी ट्रांजैक्शन को तो पूरा करना है, तो वो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट यूज करके गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। जबकि उस मेथड से कैलकुलेट की गई गुडविल जो है वो एक आइसोलेटेड फिगर है, जिसमें हम खुद को किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, जबकि गुडविल का जो बेसिक मीनिंग है वो है इमेज, वो है रेपुटेशन, और रेपुटेशन मतलब हम बाकियों से बेहतर हैं, हमारी फर्म जो है या तो वो उसकी मोनोपोली है या तो फिर अदर बेनिफिट्स हैं, कुल मिला के हम कंपैरेटिवली बेहतर हैं। तो कंपैरिजन तो हमने किया ही नहीं, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम पहली बार कंपैरिजन सीख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये जो प्रॉफिट है ये है एवरेज प्रॉफिट। क्या ये एवरेज प्रॉफिट अभी भी निकालना पड़ेगा क्या? मतलब हमारी मेथड चेंज हो गई है, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम चले गए हैं, क्या फिर भी एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्या? देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो हर मेथड में निकालना पड़ेगा। पहली मेथड का तो नाम ही एवरेज प्रॉफिट मेथड था। ये जो सेकेंड मेथड है इसका नाम भले सुपर प्रॉफिट मेथड है, लेकिन सुपर प्रॉफिट भी निकलेगा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद। जो थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे उसमें भी एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब ये फिगर तो हमको निकालना ही पड़ेगा। और ये जो 4 सालों के फिगर्स दिख रहे हैं ये एडजस्टेड फिगर्स हैं। कल वाली क्लास में हमने किस तरह से एडजस्टमेंट्स किया जाता है ये सीख लिया है। मतलब ये है कि सारे लॉसेस जो एबनॉर्मल नेचर के हैं या फिर सारी इनकम्स जो एबनॉर्मल नेचर की हैं वो एडजस्ट हो चुकी हैं, उसके बाद ये प्रॉफिट्स लिए गए हैं। मतलब कि सबसे पहला काम होता है प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स निकल आए, उनके बेसिस पे हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉफिट को हम किससे कंपेयर करें? ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये किसका प्रॉफिट है? हमारी फर्म का प्रॉफिट है या फिर बाकी इंडस्ट्री का प्रॉफिट है? तो ये हमारी फर्म का प्रॉफिट है। अब यहां पे हमें इस प्रॉफिट को कंपेयर करना है मार्केट रिटर्न से। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में अलग अलग टेक्निकल टर्म्स दिख सकते हैं, अल्टीमेटली उसका मीनिंग यही होगा, मार्केट रिटर्न से कंपेयर करना है। मतलब हम दूसरों से कितने बेहतर हैं। मार्केट रिटर्न को आप देखेंगे इंडस्ट्री एवरेज भी बोला जाएगा, कॉम्पिटिटर्स रिटर्न भी बोला जाएगा। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं वो मार्केट रिटर्न का ही इंडिकेशन है। लेकिन हमें मार्केट रिटर्न का पता कैसे चलेगा या फिर प्रोसेस क्या है मार्केट से कंपेयर करने की खुद को? तो देखिए, यहां पे ये एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन तो हमने कर लिया। अब ये जो मार्केट रिटर्न है इसकी इंफॉर्मेशन फिगर्स में हमको नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि मार्केट में इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट कितना है ये हमें नहीं बताया जाएगा। मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न हमें दे दिया जाएगा। मतलब सपोज 15% जो है पर एनम रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री में 15% तो ऑन एन एवरेज हर फर्म कमा ले रही है। अब 15% से आप बेहतर कमा रहे हैं क्या? आप खुद का प्रॉफिट चेक कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। पर इस 15% से हम 65,000 रुपए का कंपैरिजन कैसे करेंगे? अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब हम चेक करेंगे अपनी कैपिटल, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमेशा कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न अगर 15% है, मतलब कि अगर कोई पर्सन या फिर कोई फर्म या फिर कोई कंपनी अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है 10 लाख रुपए, तो उसका प्रॉफिट आना चाहिए 15% के रेट से 1,50,000 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन होता है वो कैपिटल पे होता है। आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कितना किया है उसी पे रिटर्न कैलकुलेट होगा। तो ऐसे केस में ये जो A&B की फर्म है इसने भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो ये क्या करेंगे, ये जो इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है वो अपनी कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे। अब इंडस्ट्री का रेट सपोज 15% है, तो A&B की अपनी बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट में A का कैपिटल है, B का कैपिटल है, इनका टोटल किया गया, टोटल आया 4 लाख रुपए। अब समझिएगा ध्यान से, ये 4 लाख रुपए मार्केट की कैपिटल है कि हमारी कैपिटल है? ये 4 लाख रुपए हमारी कैपिटल है। ये रेट ऑफ रिटर्न जो है ये हमारा है कि मार्केट का है? ये मार्केट का है।
4 लाख रुपए का ये 15% कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि जो आया है उसका क्या मीनिंग है। 60,000 रुपए आ गया। अब ये रेट ऑफ रिटर्न हमें पता है, इंडस्ट्री का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इंडस्ट्री में किसी यूनिट का प्रॉफिट हमको डायरेक्टली पता नहीं चल सकता है, रेट ऑफ रिटर्न पता किया जा सकता है कि ऑन एन एवरेज कितना परसेंटेज अर्निंग है। अब हमारी कैपिटल 4 लाख रुपए है, तो उस 4 लाख रुपए पे हमको 15% तो ऑन एन एवरेज कमाना ही था, मतलब 60,000 रुपए तो एटलीस्ट हमको कमाने ही थे, क्योंकि 60,000 रुपए तो हर फर्म ऑन एन एवरेज कमा ले रही है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री का मतलब मेरे ख्याल से आपको पता होगा, इंडस्ट्री मतलब कि जो सिमिलर टाइप ऑफ वर्क में इन्वॉल्व है। अगर कोई जूते का मैन्युफैक्चरर है तो जूते के बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे, तो कंपैरिजन उनसे होगा, उसको इंडस्ट्री बोला जाएगा। इंडस्ट्री कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, मेरे ख्याल से ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। खैर चलिए, 4 लाख रुपए का 15% कैलकुलेट किया, 60,000 रुपए आया। ये 60,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है क्या? ये 60,000 रुपए हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब आपको लगेगा कि सर आपने कल ये बोला था कि यहां से जो कैलकुलेट हो रहा है वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। तो देखिए, ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मैंने इस सेंस में बोला था कि हमने एबनॉर्मल इनकम्स को रिवर्स कर दिया, एबनॉर्मल लॉसेस को रिवर्स कर दिया। मतलब ये है कि सीधा सीधा सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारा एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट ही है, लेकिन इसमें से एबनॉर्मल आइटम्स हट गए हैं, इसीलिए ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया उस सेंस में। लेकिन ये जो नॉर्मल प्रॉफिट बोला जा रहा है, मतलब आप बुक्स में देखेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन वही है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो जो हम कमा सकते हैं, मतलब ये कि जितना हमको एटलीस्ट अर्न करना ही चाहिए था। हमारी कैपिटल के हिसाब से 15% अगर इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है तो एटलीस्ट 60,000 रुपए तो हमको कमाने चाहिए थे, क्योंकि हमने अपने बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाए हैं, और अगर कोई भी 4 लाख रुपए लगाएगा तो 15% तो कमा ही लेगा। तो 60,000 रुपए की नॉर्मल अर्निंग तो हमारी होनी ही चाहिए थी। अब अगर इस नॉर्मल अर्निंग से भी हम कम कमा रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है कि आपकी गुडविल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप इंडस्ट्री के एवरेज रिटर्न से भी कम कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आप उतने ही बेहतर माने जाएंगे जितना आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, और उसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब कि इंडस्ट्री के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से, सॉरी एवरेज रिटर्न से, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहे हैं, उससे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो है, जो कि अपने आप में नॉर्मल किया गया है एबनॉर्मल आइटम्स को रिवर्स करके, वो कितना ज्यादा है। मतलब ये कि अब अगर मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब हमारी कमाई एक्चुअल 65,000 रुपए है और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 60,000 रुपए, तो कुल मिला के हमारा सुपर प्रॉफिट 5,000 रुपए ही है। मतलब हम इंडस्ट्री के रिटर्न से केवल 5,000 रुपए ही एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, और यही बेस फिगर है गुडविल के कैलकुलेशन का। अब एवरेज प्रॉफिट बेस फिगर नहीं है, मतलब ये कि पहले हम गुडविल डायरेक्ट 65,000 से निकालते थे। कल वाली क्लास में हमने 65,000 रुपए जैसे फिगर्स एवरेज प्रॉफिट निकाल के डायरेक्ट गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन अब हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, मतलब एक स्टेप हम आगे चले गए। और उस स्टेप में हमने किया क्या, हमने उस स्टेप में सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला, हमने अपनी कैपिटल पे इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न माइनस मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट तक ये नहीं समझ में आता है कि ये जो 4 लाख रुपए की कैपिटल है ये हमारी है कि मार्केट की है। उनको ये लगता है कि हम मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं, ये मार्केट का प्रॉफिट है, ये मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न, ये मार्केट की कैपिटल। अरे मार्केट की कैपिटल हमें पता कैसे चलेगी, हमें तो अपनी कैपिटल पता है ना। देखिए, दूसरों के फिगर्स हमको पता नहीं चलते हैं कि कैपिटल उनकी कितनी है, उनका प्रॉफिट कितना है। हाँ, एक अंदाजा लगाया जा सकता है उनकी प्रॉपर्टी को देख के, उनकी फैक्ट्री बिल्डिंग को देख के, लेकिन प्रिसाइसली बोलना मुश्किल है। लेकिन अपनी कैपिटल तो हमको पता है ना, तो हम अपनी कैपिटल पे इंडस्ट्री का जब रिटर्न लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमको कितना कमाना चाहिए था, और फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि हमने एक्चुअली कितना कमाया
है। मतलब ये कि बाकी एलिमेंट्स को तो हमने रिवर्स कर दिया है, एबनॉर्मल आइटम्स को, क्योंकि वो तो हम वैसे भी कमा लेते, उसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब सपोज हमारे पास कोई प्रॉपर्टी थी, हमने उस प्रॉपर्टी को बेच के 50,000 रुपए कमाए थे किसी एक साल में, तो उस 50,000 रुपए के प्रॉफिट का, अब वो नेट प्रॉफिट में तो शामिल है, लेकिन उस 50,000 रुपए के प्रॉफिट का इंडस्ट्री से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए हमने उन प्रॉफिट्स को, उन गेन्स को, एक्चुअली गेन बोलना चाहिए, उन गेन्स को हमने पहले ही रिवर्स कर दिया है और हमने अपना नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल लिया है। और यहां पे जब हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल आइटम्स को जो रिवर्सल किया है हमने, उसको देखते हुए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट बोल रहे हैं। जबकि एक्चुअली नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है इंडस्ट्री का नॉर्मल रिटर्न। हमको ऑन एन एवरेज कितना कमाना चाहिए था और हमने ऑन एन एवरेज कितना कमाया है, ये भी एक प्रकार का एवरेज ही है, ये तो एवरेज है ही सही। तो ऐसे केस में बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमारा एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल है, ये हमने एक्चुअली कमाया है और ये हमको मिनिमम कमाना चाहिए था। और अगर हम इससे भी कम कमाएंगे तो हमारी गुडविल जीरो हो जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब सपोज यहाँ पे 5 लाख रुपए की कैपिटल होती तो 5 लाख का 15% करते तो 75,000 रुपए, 75,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता, जबकि हम उससे भी कम कमा रहे हैं, 65,000 कमा रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारी गुडविल -10,000 के बेसिस पे कैलकुलेट होती क्या? हमारी गुडविल का कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से होता ही नहीं, वैल्यू जीरो हो जाती, नेगेटिव नहीं होगी। मतलब ये है कि गुडविल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। या तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी या तो फिर हम सुपर प्रॉफिट, अगर हमारा ज्यादा होगा, सुपर प्रॉफिट होगा एक्चुअली, अगर एवरेज प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो उसके बाद वही प्रोसेस है, ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेंगे। मतलब पहले हम क्या करते थे, 65,000 इंटू 2 ईयर्स परचेज इंटू 1.5 ईयर्स परचेज, यहाँ पे अब 5,000 इंटू सपोज 2.5 है, 2.5 साल ईयर ऑफ परचेज गिवन है क्वेश्चन में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12,500 रुपए और ये फर्म की गुडविल हो जाएगी। तो ऐसे केस में ये 2.5 ईयर्स परचेस क्वेश्चन में गिवन होगा, 15% रेट ऑफ रिटर्न जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सारे प्रॉफिट्स भी क्वेश्चन में गिवन होंगे। हमें सिर्फ प्रोसेस पता होनी चाहिए कि करना क्वेश्चन को किस तरह से है सॉल्व, और बहुत सारी छोटी छोटी बातें और भी हैं जो क्वेश्चंस के साथ साथ समझ में आएंगी। लेकिन बेसिकली सुपर प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे अलग है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वहां पे हम आइसोलेशन में गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हम कितने बेहतर हैं, हमने अपना प्रॉफिट देखा, उसी के बेसिस पे डायरेक्ट गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। इस मेथड में हम कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को इंडस्ट्री से, और जितना हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं हम उसको बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट, और उस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से जितनी गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट मेथड में हमेशा उससे गुडविल कम ही आएगी? 100% बोल सकते हैं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तब जाके सुपर प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट से हमेशा जो सुपर प्रॉफिट होगा वो हमेशा हमारे एवरेज से तो कम ही होगा, क्योंकि एवरेज का मतलब है हम कितना कमा रहे हैं और सुपर का मतलब है हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो ऐसे केस में कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो फिगर तो हमेशा हम कितना कमा रहे हैं उससे कम ही होगा, तो गुडविल भी कम आएगी। मतलब सुपर प्रॉफिट में कैलकुलेट की गई गुडविल जो है वो एवरेज प्रॉफिट से कम है। लेकिन फिर भी बेटर आंसर ये है, ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू भले कम है लेकिन ये ज्यादा रियलिस्टिक फिगर है इमेज के एंगल से देखा जाए तो, क्योंकि गुडविल का जो बेसिक मीनिंग है उसके एंगल से एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना सही नहीं है, क्योंकि वहां पे हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। खैर चलिए इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। अब देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, इसका जनरल डिस्कशन तो हमने कर लिया, बेसिकली बात हमको समझ में आ गई, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भले इतना जरूरी नहीं है लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, हमने सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट किया, और ये नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम इंडस्ट्री एवरेज रिटर्न भी बोल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। अलग अलग नाम मैंने आपको बोला, आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे।
मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ऐसे केस में ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होता है। कैपिटल भी वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होती है, क्योंकि कैपिटल का पता लगाया जा सकता है या तो बैलेंस शीट से या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल का फिगर गिवन हो। लेकिन क्या ये वही कैपिटल है जो हम अभी तक देखते आए हैं, मतलब एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, इस तरह से क्वेश्चंस अभी तक स्टार्ट होते थे और फिर उनका कैपिटल बैलेंस गिवन होता था। तो क्या ये उन्हीं कैपिटल्स का टोटल है क्या? अब इस बात को समझना है हमें। यहां पे एक्चुअली जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको लेना होता है। और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसी का डिस्कशन हमको करना है। ध्यान से समझिएगा, कुल मिला के मालिकों का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। आई रिपीट, मालिकों का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। मतलब ये कि सपोज दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो ए की कैपिटल का बैलेंस है 7 लाख रुपए, बी की कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख रुपए। तो क्या हम सिंपली ए और बी की टोटल कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं क्या? इतना इजीली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ए और बी का कुल मिला के बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट का टोटल करके इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो फिर कैसे पता लगाया जा सकता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि यहां पे हमको रिजर्व्स दिखते हैं। सपोज जनरल रिजर्व है 70,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 1,30,000 रुपए। तो अब ये 70,000 रुपए का जनरल रिजर्व कहां से आया? कभी ना कभी हमको प्रॉफिट हुआ होगा और हमने वो प्रॉफिट अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, इसीलिए वो पैसा जनरल रिजर्व में पड़ा है। पीएनएल अकाउंट का जो ये बैलेंस दिख रहा है 1,30,000 रुपए, ये क्या है? ये रिटेन अर्निंग्स है। एक प्रकार से हमने प्रॉफिट जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड छोड़ दिया था, वो हमारी बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो कुल मिला के ये जो रिजर्व्स हैं ये भी तो ओनर्स के ही पैसे हैं जो बिजनेस में ही लगे हुए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि ये पैसे बिजनेस में कैसे लगे हैं। याद रखिएगा, ये जो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड होता है ये होता है सोर्सेस ऑफ फंड्स, मतलब कि हमने पैसे कहां कहां से अरेंज किए हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। हमने कभी इस तरह से बात नहीं की है 11th में, लेकिन अब कर रहे हैं। ये जो लायबिलिटी साइड है ये है सोर्सेस, आखिर पैसे आए कहां कहां से हैं। देन ये जो असेट्स वाला साइड है इसको बोल सकते हैं हम एप्लीकेशंस। हमने पैसे कहां कहां खर्च किए हैं, पैसे कहां कहां से आए हैं और पैसे कहां कहां खर्च हुए हैं, कहां कहां इन्वेस्टेड हैं। तो जो भी सोर्सेस यहां दिख रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट यहां दिखेगा। मतलब अगर यहां पे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, तो वो सब कहां से आया है? उनके सोर्सेस ही तो हैं ये लायबिलिटी साइड जो दिख रहे हैं। तो कुल मिला के अगर जनरल रिजर्व हमको लायबिलिटी साइड दिख रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई असेट भी हमको असेट साइड दिख ही जाएगा। मतलब ये कि एग्जैक्टली हमको नहीं पता चलेगा कि जनरल रिजर्व और पेनल अकाउंट कहां पे इन्वेस्टेड है, लेकिन अगर वो लायबिलिटी साइड है तो लायबिलिटी साइड का जो टोटल होगा और जो असेट साइड का टोटल होगा वो होंगे तो हमेशा बराबर ही। मतलब जितने भी सोर्सेज हैं उतना ही पैसा बिजनेस में लगा भी हुआ है। मालिकों का पैसा एस कैपिटल, बीस कैपिटल दिख रहा है, लेकिन जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट कहीं ना कहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ऐसे केस में ये भी तो कैपिटल अकाउंट के लिए एलिजिबल अमाउंट्स है, तो हम उनको भी कैपिटल एम्प्लॉयड में शामिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब बैलेंस शीट का टोटल होता है तो जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट सबका टोटल होता है। उसके बाद सपोज यहाँ पे 20 लाख रुपए आ रहा है तो असेट साइड का टोटल भी 20 लाख रुपए ही आएगा। मतलब कि 7 लाख और 3 लाख, ये 10 लाख रुपए तो बिजनेस में लगे ही हैं, लेकिन ये पैसे भी तो बिजनेस में ही लगे हैं। तो ऐसे केस में कैपिटल एम्प्लॉयड में हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को शामिल नहीं करेंगे, हम जनरल रिजर्व को भी शामिल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी शामिल करेंगे, और अगर और भी कोई ऐसे रिजर्व्स हैं तो हम उनको भी शामिल करेंगे। कुल मिला के मालिकों का पैसा कितना बिजनेस में लगा हुआ है ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट देख के जज नहीं करना है, हमको रिजर्व्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और इनफैक्ट अगर
क्वेश्चन एग्जाम में डिफिकल्ट आया तो ऐसे केस में जो ये बात मैं बता रहा हूं ये पूरी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि असेट्स और लायबिलिटीज बराबर होते हैं। अब बात को ध्यान से समझिएगा। ये तो हमने देख लिया एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ए और बी है, कैपिटल है 2 लाख रुपए ए का, 3 लाख रुपए बी का, जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपए। देन लोन लिया है हमने बैंक से 2 लाख रुपए और क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपए के। इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल आएगा 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 3 9 लाख रुपए। अब इस 9 लाख रुपए में से ये बैलेंस शीट का टोटल है, मतलब कि 9 लाख रुपए की लायबिलिटीज है हमारी, तो असेट्स भी 9 लाख रुपए के ही होंगे क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल तो टैली ही होगा। और सोर्सेज ऑफ फंड्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब ये कि जहां जहां से पैसे आए हैं उनका टोटल जहां जहां पैसे लगाए गए हैं उनसे हमेशा मैच होगा। तो ऐसे केस में अगर मुझे ये बोला जाए कि अब बताओ फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस जनरल रिजर्व करेंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व का पैसा भी मालिकों का ही पैसा है, वो भी फर्म में ही लगा हुआ है। तो ऐसे केस में उसको तो हमने शामिल कर लिया। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन इतनी दी जाएगी तो आप ये तीनों चीजें ऐड कर पाएंगे ना। कई बार इंफॉर्मेशन जो होती है वो असेट साइड की गिवन होती है। मतलब ये कि यहां पे सपोज लिखा हुआ है मशीन 6 लाख रुपए, फर्नीचर 50,000 रुपए, स्टॉक 1,50,000 रुपए, कैश 1 लाख रुपए। ये बैलेंस शीट का टोटल हो गया 9 लाख रुपए। अब ऐसे केस में अगर हमको लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी पैसे पार्टनर्स के लगे हुए हैं इंक्लूडिंग रिजर्व्स उनका टोटल कर लेंगे। लेकिन कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कैलकुलेशन करना पड़ता है वो लायबिलिटी साइड से नहीं, वो असेट साइड से करना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चन में असेट्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मतलब ये कि ये सारे जो है वो बिजनेस के असेट्स हैं और अब आप बताइए कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, तो उसके लिए आपको आउटसाइड लायबिलिटीज भी दे दी जाती हैं। अब समझिए, ये बिजनेस का टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड है, मतलब 9 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं, असेट्स आपको दे दिए गए 9 लाख रुपए के। उसके बाद आपको लोन बताया जाएगा, क्रेडिटर्स बताए जाएंगे कि फर्म ने लोन भी लेके रखा हुआ है और फर्म के क्रेडिटर्स भी हैं। तो कुल मिला के ये आउटसाइडर्स के पैसे हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं। तो इन पैसों को अगर बाहर कर दें, मतलब ये कि आउटसाइड लायबिलिटीज को अगर बाहर कर दें तो यहां आ जाएगा 6 लाख रुपए और ये 6 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है। जो हम अगर डायरेक्ट टोटल करें ए प्लस बी प्लस जनरल रिजर्व तो भी 6 लाख रुपए ही आएगा। मतलब ये कि असेट साइड से कैलकुलेट करें या फिर लायबिलिटी साइड से कैलकुलेट करें, आंसर सेम ही दिख रहा है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि लायबिलिटी साइड में हमने क्या किया, जो हमारे रेलेवेंट फिगर्स थे हमने उनका टोटल लगा लिया। असेट साइड से कैलकुलेशन करना मतलब रिवर्स कैलकुलेशन करना। हमने टोटल असेट्स लिए, टोटल असेट्स में से आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटी है, मतलब आउटसाइडर्स को जो पैसे हमको देने हैं, हमने उन फिगर्स को माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिकली इनसाइडर्स का फिगर बच गया। मतलब 9 लाख रुपए अगर बिजनेस के टोटल असेट्स हैं, उसमें से 3 लाख तो बाहरी लोगों ने पैसे लगाए हैं, उनका अगर पैसा अलग कर दिया जाए तो हमारे खुद के कितने पैसे लगे हैं ये ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो असेट अप्रोच से भी कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन हमसे बनना चाहिए। एग्जाम में कब क्या पूछ लिया जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन देखिए हमको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है ये भी हमको समझ में आना चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन किस किस तरीके से होता है ये बात भी हमको समझ में आनी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन लायबिलिटी अप्रोच से भी हो सकता है, वो डायरेक्ट अप्रोच है जिसमें हमको ये मालूम है कि इंडिविजुअल पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा प्रॉफिट्स का भी टोटल करेंगे, जनरल रिजर्व अगर है तो उसका भी टोटल करेंगे, कैपिटल रिजर्व होगा तो उसको भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये सब भी ऐसे प्रॉफिट्स
असेट्स हैं जो कहीं ना कहीं पार्टनर्स के ही हैं, लेकिन वो अलग अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। मतलब जनरल रिजर्व का पैसा देखा जाए तो हमें किसी और को पे करना है क्या? नहीं पे करना है, ये हमारा ही पैसा है। क्या ये बिजनेस में लगा हुआ है क्या? ऑब्वियसली ये बिजनेस में लगा हुआ है, क्योंकि इसके रिप्रेजेंटेटिव असेट्स हमको यहाँ पे दिखेंगे ही दिखेंगे, डायरेक्टली नहीं दिखेंगे, लेकिन असेट साइड का टोटल भी उतना ही होगा। तो कहीं ना कहीं जनरल रिजर्व भी बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो इसीलिए वो भी मालिकों का ही पैसा है। और अगर हम लायबिलिटी साइड से चल रहे हैं तो इन तीनों का टोटल कर सकते हैं। असेट साइड से चलेंगे तो टोटल असेट्स निकालेंगे, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। और ये चीज जो है वो बहुत स्पेशल लगती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जबकि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन 11th में ही पढ़ा था। अकाउंटिंग इक्वेशन का डिस्कशन जब हमने किया था तो हमने सीखा था असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहां पे अगर हम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड माने और इन लायबिलिटीज को, क्योंकि कैपिटल भी तो एक प्रकार की लायबिलिटी ही है, और बात कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुई थी कि असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होते हैं, तो ऐसे केस में ये लायबिलिटीज जो है ये आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वाला फॉर्मूला तो हम 11th में ही सीख चुके हैं, बस अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसको इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर्मूला हमने रिवाइज किया है, मतलब ये कि हमने अल्टीमेटली सीखा तो इसको पहले ही था, आज फिर से देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, अलग तरीके से समझ रहे हैं। पहले हम असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बोलते थे, अब कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज बोल रहे हैं। और ये असेट्स माइनस लायबिलिटीज में जो लायबिलिटीज है वो आउटसाइड लायबिलिटीज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि असेट साइड भी कुछ ऐसे असेट्स होते हैं जो इन रियलिटी हमारे असेट्स होते ही नहीं हैं, फिक्टिशियस असेट्स होते हैं, फेक असेट्स होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इनका डिस्कशन भी हमने क्लास 11th में किया है। अगर ऐसे फिक्टिशियस असेट्स हमारी बैलेंस शीट में हैं तो वो एक्चुअली लॉसेस हैं, उनको हमें कभी भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए जब हम असेट्स का टोटल लगा रहे हों। असेट्स का टोटल मतलब कि जो रियल असेट्स हैं जिनमें एक्चुअली पैसा इन्वेस्टेड है। अगर कुछ ऐसे लॉसेस हैं, जैसे देखिए पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यहां आ सकता है, तो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस असेट साइड भी आ सकता है। तो उस पीएनएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो हमारा असेट है, इनफैक्ट वो हमारा लॉस है, तो हमें तो उसे असेट्स में शामिल करना ही नहीं चाहिए और हम ऐसा करेंगे भी नहीं। मतलब ये कि असेट साइड का जब टोटल लगाएंगे तो हम सारे ऐसे असेट्स लेंगे जो फिक्टिशियस नेचर के नहीं हैं। और ये बात समझाने के लिए एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। पहले इस डिस्कशन को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए, अगर बैलेंस शीट में लॉसेस हैं तो कैलकुलेशन कैपिटल एम्प्लॉयड का कैसे होगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। इनफैक्ट जो एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूं ये परफेक्ट एग्जांपल है, इसमें हर तरह के पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप ये एग्जांपल प्रॉपरली नोट कर लेंगे, बैलेंस शीट प्रॉपरली नोट कर लेंगे। एज कैपिटल सपोज 3 लाख रुपए है, बीस कैपिटल है 2,50,000 रुपए। कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व में क्या फर्क होता है ये मेरे ख्याल से आपको मालूम है। कैपिटल रिजर्व है 1,50,000 रुपए, बैंक लोन 2 लाख रुपए, जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए, देन क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए। अब ये क्रेडिटर्स और बैंक लोन ये आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, बाकी तो ओनर्स का ही फंड है। 3 लाख और 2.5 लाख 5.5 लाख, 6 लाख 7 लाख, 9 लाख 10 लाख 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए लायबिलिटी साइड का टोटल है। असेट साइड लिखा हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख रुपए। देन मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपए। देन स्टॉक 1 लाख रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है, इसकी वैल्यू है 50,000 रुपए। देन कैश 5 + 2 7 + 8 850, 150 का कैश और डेटर्स 1 लाख रुपए।
कुल मिला के असेट साइड का टोटल भी आ गया 11 लाख रुपए। अब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना है दोनों मेथड से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लायबिलिटी अप्रोच की, तो कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड करेंगे हम लायबिलिटी अप्रोच में? एस कैपिटल, बीस कैपिटल, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व, ये मालिकों का पैसा है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और रिजर्व्स का मतलब यहां पे नेट रिजर्व्स है। इस नेट रिजर्व्स को ही हमको समझना है। नेट रिजर्व्स में हम एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो ये डेबिट बैलेंस है इसको एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब पार्टनर्स कैपिटल के नाम पे यहाँ पे 5.5 लाख रुपए हमको दिख रहे हैं, 5,50,000। और नेट रिजर्व्स की बात करें तो कैपिटल रिजर्व 1,50,000 रुपए है, जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए है, तो टोटल रिजर्व्स तो हमारे हो गए 2.5 लाख रुपए। लेकिन अगर हम रिजर्व्स देख रहे हैं तो ये रिजर्व्स कहीं ना कहीं पीएनएल अकाउंट में भी शामिल है। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स दिख रहे हैं, पैसा इन्वेस्टेड है लायबिलिटी साइड का असेट साइड। तो यहाँ पे एक ऐसा फिगर है जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो तो एक लॉस है। तो कुल मिला के उस लॉस को हम जनरल रिजर्व से एडजस्ट कर लेते हैं, या कुल मिला के टोटल रिजर्व से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेट रिजर्व हमारे आएंगे 150 प्लस 1 लाख 250 माइनस 50,000 2 lakhs। कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 7,50,000। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहां पे अगर हम रिजर्व्स ले रहे हैं, रिजर्व्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो पैसा भी तो बिजनेस में ही लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बैलेंस शीट में लॉसेस भी हैं, तो कुछ पैसा तो वो वहां पे भी लगा हुआ है जो हमारे फिक्टिशियस असेट्स हैं, जो इन रियलिटी हमारे असेट्स हैं ही नहीं। तो हम अगर रिजर्व्स पूरे ले रहे हैं तो लॉसेस को भी एडजस्ट करना चाहिए। तो ऐसे करके हमारे नेट बिजनेस में लगे हुए हैं 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। अब अगर हम असेट्स अप्रोच से चलें, असेट्स अप्रोच से चलेंगे तो हमारे जितने भी रियल असेट्स हैं जिनमें हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उनका टोटल करेंगे। बिल्डिंग प्लस मशीन प्लस स्टॉक प्लस कैश प्लस डेटर्स। तो ऐसे केस में हर इंडिविजुअल आइटम का टोटल लगाएं, या फिर टोटल है असेट्स का 11 लाख रुपए, उसमें से केवल ये जो फिक्टिशियस असेट है इसको बाहर कर देते हैं। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। 11 लाख रुपए असेट साइड का टोटल है, यहां पे लिखेंगे असेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स, और ये आ गया 10,50,000 रुपए। फिक्टिशियस असेट्स में बहुत सारे आइटम्स कवर होते हैं, ये आप 11th में आपने सीखा होगा। फिक्टिशियस असेट्स में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सारे जो आइटम हैं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हो गया, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये फिक्टिशियस असेट्स होते हैं, जो बैलेंस शीट में असेट साइड दिखते तो हैं पर वो हमारे रियल असेट्स होते नहीं हैं। खैर इनका डिस्कशन और डिटेल में हम करेंगे, फिलहाल हम कैपिटल एम्प्लॉयड को अच्छे से समझ लें। असेट्स 10,50,000 रुपए के माइनस करेंगे यहां से आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में 2 लाख रुपए का बैंक लोन और 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स, केवल ये दो लायबिलिटीज हैं। 3 लाख रुपए माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7,50,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड। इस तरह से दोनों मेथड से हम कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर दोनों मेथड से तब कर सकते हैं जब पूरी बैलेंस शीट हमको दी जाए। जनरली पूरी बैलेंस शीट दी नहीं जाएगी, कुछ फिगर्स दे दिए जाएंगे, और हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला याद करने वाले हैं। हम फॉर्मूला याद करने वाले हैं तो ऐसे केस में हमको हर चीज याद रखनी पड़ेगी कि इस पीएनएल अकाउंट का इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में क्या होगा, रिजर्व्स का इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में क्या होगा। और अगर इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो हर चीज जो है वो आपको डिफिकल्ट ही लगेगी, इजी नहीं लग सकती है। अब देखिए यहां पे हमने लॉसेस का क्या किया, इस मेथड में हमने रिजर्व्स में से लॉसेस को माइनस किया, जबकि इस मेथड में हमने असेट्स में से माइनस किया। तो ये अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सर यहाँ पे आपने रिजर्व्स में से लॉसेस माइनस किए, यहाँ पे आपने असेट्स में से माइनस किए। और वहीं अगर मैं एक एक असेट लेके चलता
तो मैं इस असेट को छोड़ देता, तो फिर वहां पे एक नया फॉर्मूला डेवलप हो जाता कि इंडिविजुअल जब हम असेट्स का टोटल कर रहे हैं तब हम इस असेट को शामिल नहीं करेंगे। तो देखिए अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव उसी फिगर तक पहुंचने का है, पर हम अलग अलग एंगल से बात कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी दी जा रही है उसके बेसिस पे हम हर बार टेक्निक चेंज कर लेंगे। तो क्या आप हर बार अलग टेक्निक याद रखने वाले हैं? क्या याद रखना ही है तो इस कंसेप्ट को समझ जाइए एक बार, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि लॉसेस को कब शामिल करना है, कब माइनस करना है, कब एक्सक्लूड करना है, कब शामिल नहीं करना है, हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो पढ़ाई करने का जो रियल सेंस है, रियल तरीका है, मेथड जो है वो यही है कि हम कुल मिला के उन बातों पे फोकस करें कंसेप्चुअली कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है, रेदर कि हम उसका फॉर्मूला रटने में लगे हुए हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व्स का टोटल करेंगे लायबिलिटी अप्रोच से, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। मैंने यहाँ पे दोनों मेथड्स से कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करके आपको बताया है, क्योंकि हमको कब किस मेथड की जरूरत पड़ जाएगी ये मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन उस समय अगर आपने चीजें रटी होंगी तो हो सकता है ज्यादा इंफॉर्मेशन के चक्कर में आपसे गलती हो जाए, क्योंकि दिक्कत ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट होगी, इंफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा गिवन होती है जिसकी जरूरत भी नहीं होती है। मतलब ये कि हो सकता है आपको असेट्स दे दिए जाएं और वो ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग लॉसेस हों, और उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज गिवन हो और लॉसेस अलग से गिवन हो, तो उन लॉसेस का कुछ होना ही नहीं चाहिए। मतलब जैसे असेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स क्वेश्चन में गिवन है 10-50 और फिक्टिशियस असेट्स अलग से गिवन है 50,000। तो ये जब दोनों अलग से गिवन होंगे तो फिक्टिशियस असेट्स तो पहले ही एक्सक्लूडेड है, वो एक्सक्लूडेड ही होने चाहिए। तो भी अगर वो गिवन है तो हमको लगता है कि गिवन है तो हम कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो इस चक्कर में हमारा आंसर गलत हो जाता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, हमको फोकस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड के मीनिंग पे, और लॉसेस का जो एडजस्टमेंट है वो कैसे हो रहा है वो एक बार ध्यान से अपने आप को बैठ के शांति से समझ लेंगे, खुद को समझा देंगे तो आप वो आगे कैरी कर पाएंगे। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इन जनरल तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बैलेंस शीट गिवन है तो भी ऐसे केस में बैलेंस शीट से फिगर्स निकालना इजी है। दोनों मेथड्स पॉसिबल होंगे वहां पे, लायबिलिटी अप्रोच और असेट्स अप्रोच। तो हम लायबिलिटी अप्रोच से ही चलेंगे और वहां पे हमको मालूम है कि पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करना है, देन रिजर्व्स को ऐड करना है, लेकिन वो रिजर्व्स नेट रिजर्व्स होने चाहिए। तो ये अप्रोच हमको हमेशा सही लगेगी, लेकिन हमेशा ये अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलना पॉसिबल हो तब ये बात ठीक है। कई बार बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, इनफैक्ट जनरली बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ऐसे केसेस में क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लॉसेस का क्या करें, रिजर्व्स का क्या करें, आउटसाइड लायबिलिटीज का क्या करें, असेट्स का क्या करें। तो इसीलिए ये सारी चीजें समझ में आना जरूरी है। खैर चलिए इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से कोई क्वेश्चन हम प्रॉपरली सॉल्व करके देखें उससे पहले एक छोटी सी बात और रह गई है कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड, उसको भी समझ लेते हैं। जब बैलेंस शीट गिवन होती है, हमने अभी अभी बात की लेकिन एक पॉइंट मिस हो गया, उसको कवर कर लेते हैं। असेट साइड कई बार यहां पे इन्वेस्टमेंट्स आपको दिखेंगे। ये इन्वेस्टमेंट्स जरूरी है समझना कि कौन से हैं। मतलब दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। हमने कल वाली क्लास में जब प्रॉफिट का एनालिसिस किया था, आइटम्स का रिवर्सल सीखा था, आइटम का रिवर्सल सीखा था या फिर एक्सपेंसेस को एड बैक करना सीखा था, तो ऐसे केस में एक इनकम आपको ध्यान आ रही होगी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। ये हमने कल वाली क्लास में डिस्कशन किया था। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हमने रिवर्स किया था। लॉजिक क्या था इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट को रिवर्स करने का, कि वो बिजनेस की इनकम नहीं है। बिजनेस की इनकम नहीं है इसीलिए प्रॉफिट में से उसको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो हम वैसे भी कमा सकते हैं। हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है बिजनेस प्रॉफिट से, तो वो बिजनेस प्रॉफिट तो है नहीं इसीलिए बाहर कर दिया। तो वैसे ही यहां पे अब अगर मुझे इन्वेस्टमेंट में एफडी दिख जाए, अगर मुझे पता हो कि इस इन्वेस्टमेंट में 9% की एफडी है, तो हम क्या करेंगे, ये 9% की एफडी बिजनेस में पैसा लगा हुआ नहीं है, बिजनेस से पैसा बाहर लगा हुआ है। हम कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोल रहे हैं कि बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है।
अगर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड में से कुछ पैसा बिजनेस के बाहर लगा रखा है तो ऐसे केस में उस अमाउंट को बाहर करना चाहिए। और 9% एफडी उसी का एग्जांपल है। इसको बोला जाता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है बिजनेस से बाहर हमने कहीं पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो मालिकों की कैपिटल तो आपने देख ली, लेकिन अगर कोई अमाउंट बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करके रखा गया है तो उसको बाहर कर देना चाहिए। मतलब ये कि जब हम असेट साइड से कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का तो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेंगे और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को शामिल करेंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है बिजनेस का पार्ट है ये इन्वेस्टमेंट्स, कहीं कंपलसरी होगा पैसे इन्वेस्ट करना। क्योंकि देखिए कई बार हम बड़े सप्लायर्स के साथ डील करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे 5 लाख रुपए डिपॉजिट रखोगे तब हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हो सकता है आप पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाएं, तो ऐसे केस में वो डिपॉजिट ले लेते हैं कुछ अमाउंट, उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देते रहते हैं। तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, पार्ट ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा क्योंकि बिजनेस की वजह से ही वो इन्वेस्टमेंट किया है, अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जो है ये अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जिस तरह से हमने लॉसेस को बाहर कर दिया उसी तरह से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी बाहर करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रॉफिट देख रहे हैं तो उस कमाई को शामिल नहीं कर रहे हैं जो कमाई हम इन इन्वेस्टमेंट से करते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में एफडी हो सकती है, एफडी का रिटर्न जो है वो हम प्रॉफिट से अलग कर रहे हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड से एफडी भी अलग होनी चाहिए। सीधी सीधी बात है, क्योंकि इसी कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम रेट ऑफ रिटर्न लगाएंगे। तो ऐसे केस में अगर हम एफडी बाहर नहीं करेंगे मतलब ये कि कैपिटल का कुछ अमाउंट हमने बिजनेस के बाहर लगा रखा है उसको हम बाहर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके रिटर्न को हम इंटरेस्ट जो है वो हमने कैलकुलेट किया है उसको बाहर कर दे रहे हैं प्रॉफिट से। इसीलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं तो हम उनको शामिल नहीं करेंगे। मतलब ये कि अगर लायबिलिटी साइड से हमको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा कि हमने अभी देखा प्लस उसमें कर देंगे रिजर्व्स, और ये रिजर्व्स भी नेट होने चाहिए। इससे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, लेकिन इसमें से हम माइनस कर देंगे जो भी फिगर आएगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। माइनस क्यों कर रहे हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स? क्योंकि ये कैपिटल ओवरऑल है, ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो पैसा फर्म से बाहर इन्वेस्टेड है उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां पे हम एक्चुअली बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है ये पता लगा पाएंगे। और अगर एसेट अप्रोच से करेंगे तो यहां पे असेट्स एक्सक्लूडिंग लॉसेस, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये तीनों असेट्स हमको शामिल नहीं करने हैं। जितने भी असेट्स होंगे उसमें से माइनस कर दी जाएंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। इस तरह से भी कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन में दिखेंगे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट्स बस दिख रहे हैं तो हमेशा उनको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माना जाएगा, क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स को भी हम बाहर कर देंगे। हमने जो पहले डिस्कशन किया उसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, इसीलिए आप चाहें तो ये इन्वेस्टमेंट्स वाला पॉइंट आप उसी बैलेंस शीट में लिख के अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी अपडेट कर सकते हैं। असेट्स एक्सक्लूडिंग लॉसेस, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस से बाहर चला गया है पैसा, इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड से भी बाहर कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली असेट से बाहर करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड से बाहर हो ही जाएगा। तो ये जो है मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। खास बात क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जनरली नहीं होते हैं, इसीलिए अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स गिवन है हमेशा नॉन ट्रेड मान के उनको बाहर कर देंगे। उनसे रिलेटेड रिटर्न जो है वो प्रॉफिट से बाहर कर देंगे, तो सारी चीजें जो है वो बिजनेस रिलेटेड हो जाएंगी। प्रॉफिट भी बिजनेस रिलेटेड, कैपिटल एम्प्लॉयड भी सिर्फ बिजनेस की पता चल जाएगी। खैर चलिए इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निकल बातें हमने आज वाली क्लास में कर ली हैं, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि अभी तक की बात सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन और कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन
ये दोनों बातें हमको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स सुपर स्टोर्स एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोस। यहाँ पे हमको बैलेंस शीट गिवन है और अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि यहाँ पे फिगर्स जो है वो स्कैटर्ड नहीं है, कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है कौन सी नहीं, ये बहुत इजीली हम पता लगा सकते हैं और दोनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन हो सकता है। लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले आलिया, देन रणबीर, देन ऋषि। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 4,50,000 रुपए है, सॉरी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल 4,50,000 रुपए है। उसके बाद लिखा हुआ है रिजर्व्स हैं 2,50,000 रुपए के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 3 लाख रुपए के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटसाइड लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आउटसाइड लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड का टोटल 11 लाख रुपए, असेट साइड का टोटल भी 11 लाख रुपए है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे असेट्स हैं जो फिक्टिशियस है। एक ही असेट है इनफैक्ट फिक्टिशियस, वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो अब हमको यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट वॉज ₹1,25,000। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट्स का टोटल करते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। तो वो फिगर इन्होंने कैलकुलेट करके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,25,000 रुपए। अब हमको वो कैलकुलेट नहीं करना है, मतलब हमें इंडिविजुअल प्रॉफिट्स का टोटल नहीं करना है जो हम कल वाली क्लास से कर रहे हैं। हर बार प्रॉफिट्स का टोटल करते हैं, डिवाइडेड बाय ईयर्स करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। वो एवरेज प्रॉफिट इन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके दिया है। उसके बाद लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एट द रेट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स if the normal rate of return is 15% of capital employed। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन के लिए हम यहां पे सबसे पहले असेट साइड का टोटल 11 लाख, हम लायबिलिटी साइड से भी चल सकते हैं, असेट साइड से भी चल सकते हैं। मैं जानबूझ के असेट साइड से इसीलिए चल रहा हूं क्योंकि वही थोड़ा सा टेक्निकल है। यहां पे असेट्स लेते हैं एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। ग्यारह लाख में से माइनस कर देंगे 50,000, 10,50,000। अब 10,50,000 रुपए में से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख रुपए। 6,50,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट कर ली। अब देखिए इसका मतलब समझिए, 6,50,000 रुपए नेट हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं। हमारे मतलब किसके, पार्टनर्स के। 6,50,000 का उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है लॉसेस को हटा के। अब ये जो 6,50,000 रुपए है, इस पे रिटर्न कितना अर्न करना चाहिए था, इंडस्ट्री का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो इसका 15% कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 15% निकाल लेते हैं। 6 लाख का 15% करेंगे तो 90,000 आएगा, 50,000 का 7,500, तो ये आ गया 97,500। और इसको बोलेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके लिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन किया। मतलब देखिए हमको क्वेश्चन में गुडविल का कैलकुलेशन करना है, गुडविल के कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड से है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसीलिए सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कल तक हमने जो डिस्कशन किया वो प्रॉफिट ओरिएंटेड डिस्कशन था। मतलब प्रॉफिट में किन चीजों को एडजस्ट करना है, कौन सी इनकम रिवर्स होगी, कौन से एक्सपेंसेस रिवर्स होंगे, ये सारी बातें हमने कल वाली क्लास में की। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन की इंडस्ट्री के एंगल से, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सुपर प्रॉफिट तक पहुंचना। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है, अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है 1,25,000 रुपए, इसमें से माइनस कर देंगे 97,500 का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, ये आ जाएगा 27,500 रुपए। 27,500 रुपए हम कंपनी से, सॉरी इंडस्ट्री से ज्यादा कमाएंगे, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, 3 इयर्स परचेस। यहां पे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 27, 27, 27, 81, 82,500, 82,500 रुपए फर्म की गुडविल आ गई सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो ऐसे केस में सर सुपर प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल का कैलकुलेशन आएगा तो प्रॉफिट में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्या? देखिए एवरेज प्रॉफिट जिसके लिए कल वाली क्लास का पूरा टाइम निकल गया था इसी के डिस्कशन में, आज वो डायरेक्टली गिवन है। मतलब ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसमें से एबनॉर्मल आइटम्स हटा दिए गए हैं, नॉर्मल आइटम्स को ही केवल लिया गया है, एरर्स को भी रेक्टिफाई कर दिया गया है। ये सारी चीजें जो कल हम सीख रहे थे आज वो क्वेश्चन में ही पहले से डायरेक्ट हो गई हैं और वो गिवन है डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट 125। तो क्या हमेशा ऐसा ही होगा क्या? ऐसा नहीं है। सुपर प्रॉफिट के केस में भी आपको हो सकता है प्रॉफिट जो हो, ये एवरेज प्रॉफिट वो डायरेक्टली गिवन ना हो, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स गिवन हो, लॉसेस को रिवर्स करना पड़ेगा, गेन्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इनफैक्ट वो सारे एडजस्टमेंट्स जो कल वाली क्लास में हमने सीखे हैं वो सारे करने पड़ सकते हैं, तब जाके आप एवरेज प्रॉफिट निकाल पाएंगे। उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे और फिर फाइनली आप गुडविल निकाल पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये गुडविल का कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा। इसको क्विकली नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए जितनी भी बातें आज वाली क्लास में हमने की हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी टेक्निकल थी। टेक्निकल इसीलिए क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का डिस्कशन हमने कभी भी 11 से लेकर आज तक नहीं किया था, जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल से कैसे अलग है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं असेट अप्रोच से, लायबिलिटी अप्रोच से, फिर किन किन चीजों को हमने एक्सक्लूड किया, लॉसेस को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए और विद लॉजिक समझ में आनी चाहिए। ये सारी चीजें हेल्प करेंगी गुडविल के कैलकुलेशन में। तो आज वाली क्लास के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू सो मच।